नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज हम हमारी इस क्लास का शुभारंभ करने वाले हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो सब ठीक। तो कल हमने अध्ययन कर लिया था हमारे जो प्रमुख पर्वत थे उनके संदर्भ में। आज हम जानने वाले हैं हमारे जो विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन सा मरुस्थल किस स्थान पर देखने को मिलता है। तो आज हम मरुस्थलों की चर्चा विस्तृत करने वाले हैं, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर हमने पर्वतों की बात की थी। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी? तो वो थी माउंट एवरेस्ट। और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तो वो थी एंडीज। रॉकीज पर्वत का संबंध किस महाद्वीप से है? तो वो उत्तरी अमेरिका से। और एंडीज पर्वत का दक्षिण अमेरिका से। आल्प्स पर्वत यूरोप एशिया को अलग कर रही थी। चलो और इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कल देख लिया था हमने रॉकीज पर्वत कहाँ था? तो उत्तरी अमेरिका के अंदर देखने को मिला था। एंडीज पर्वत तो हमें दक्षिण अमेरिका के अंदर देखने को मिला था। उसके बाद में आल्प्स पर्वत एशिया और यूरोप दोनों को अलग कर रहा था। यहाँ बात करें तो यहाँ हिमालय था, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्रारंभ होकर अराकान योमा म्यांमार तक विस्तृत था। आगे यहाँ पर एक म्यांमार की जो ऊंची थी अराकान योमा, यहाँ पर कहाँ पर थी? तो ये हमारे म्यांमार के पश्चिम में स्थित थी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर किरथर और सुलेमान दोनों देखी थी। दोनों कहाँ पर थी? तो पाकिस्तान के अंदर स्थित थी। कहाँ थी? पाकिस्तान के अंदर स्थित थी। यहाँ थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर था एक पर्वत। क्या नाम था इसका? जल्दी बताएं, कमेंट करें। क्या नाम था इसका? इसका नाम था, चलो एक हिंट दे देता हूं मैं इसके अंदर। जो बाबर था खैबर दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। चलो आप कमेंट्स में बताएं तब तक और आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हमने हमने उत्तरी अमेरिका की बात कर ली। सबसे ऊंची चोटी की बात की थी। तो सबसे ऊंची कौन सी थी? तो माउंट एवरेस्ट थी। कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट। सेकंड ऊंची की बात की थी तो वो थी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। थर्ड की बात की थी कंचनजंगा। कौन सी थी? कंचनजंगा, ठीक है। ये तीसरी ऊंची थी। पहली कौन सी थी? तो माउंट एवरेस्ट। कितनी थी? 8848 मीटर, ठीक है। K2 और फिर कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित था। किस पर? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित था, ठीक है। तो ये कुछ पर्वत हमने कल देखे थे। तो आज हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? तो विश्व के प्रमुख मरुस्थलों का। वही हमारा पैटर्न रहेगा। प्रत्येक महाद्वीप के अंदर मरुस्थलों को हम अच्छे से जानेंगे। कौन सा मरुस्थल किस स्थान पर है और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आज उनके संदर्भ में भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज किसके? मरुस्थल की। सबसे पहले हम मरुस्थलों की बात करें कि मरुस्थलों का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर यह है हमारी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। क्या बोल देते हैं इसे हम? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, ठीक है। इसके वाला उत्तरी और दक्षिण, तो यहाँ से लेकर के इसको हमने मान लिया 20 डिग्री। कितना? 20 डिग्री। और दक्षिण में भी कितना मान लिया? 20 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से एक और लाइन बनाते हैं हम 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। नीचे भी 30 डिग्री। तो दोनों साइडों के जो 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री का क्षेत्र है, 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल। संपूर्ण विश्व में अगर कहीं मरुस्थल देखने को मिलते हैं तो वो किसके अक्षांशों के मध्य देखने को मिलते हैं? तो वो मिलते हैं हमें 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य। कितने? 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य। पहली चीज़ अगर पूछा जाता है मरुस्थल निम्न में से किस स्थान पर या किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा कि 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के मध्य के जो अक्षांश हैं उनमें क्या पाया जाता है? मरुस्थलों का विस्तार। सेकंड कंडीशन, ये तो हमारी पहली कंडीशन हो जाती है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? ये तो हो गई पहली कौन सी कि भाई जो 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री का क्षेत्र है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री का क्षेत्र है। उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा कि जो मरुस्थल है उनका विस्तार देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक होगा। अब सेकंड कंडीशन ये बनती है कि जो भी मरुस्थल हैं, जैसे ये कोई मरुस्थल है, ठीक है, क्या है? मरुस्थल।
तो इसका विस्तार की बात करें तो कितना होगा, 20 डिग्री से 30 डिग्री, इनके मध्य, इन अक्षांशों के मध्य ये देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन्स, ये जो हमारे महाद्वीप हैं उसकी पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। जितने भी हमारे मरुस्थल हैं, एक दो हो जाते हैं कि पर्टिकुलरली अलग हों, लेकिन अधिकतर याद रखना कि जो भी मरुस्थल है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पश्चिमी दिशा पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो जो महाद्वीप हैं उसके पश्चिम में देखने को मिलते हैं। तीसरी कंडीशन, इसके लिए जो सबसे अधिक कंडीशंस यह रखती है वो है ठंडी जलधाराएं। इनके क्षेत्र के पीछे या मरुस्थल का बनने का निर्माण होता है, उसके पीछे एक अहम योगदान ठंडी जलधारा का भी होता है। किसका होता है, ठंडी जलधारा। किसका योगदान रहता है, तो ठंडी जलधारा का। वापस तीनों को देख लेते हैं। ठीक, चलो, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी से कितने डिग्री से, 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य क्या होगा, मरुस्थल देखने को मिलते हैं। 20 डिग्री से 30 डिग्री का क्षेत्र क्या है, मरुस्थल देखने को मिलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी, ये महाद्वीपों के पश्चिम में पाए जाएंगे। कौन से पाए जाएंगे, महाद्वीपों के पश्चिम में। थर्ड कंडीशन क्या थी, कि इनके बनने के पीछे क्या होगा, ठंडी जलधाराओं का योगदान होगा। किसका, ठंडी जलधाराओं का योगदान होगा। लिख लेते हैं तीनों को। मरुस्थल बनने के कारण, मरुस्थल बनने के कौन कौन से कारण हैं या कौन कौन सी स्थितियां हैं, तो पहले देखा था ये 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड बात करें तो इनके लिए जो पश्चिमी क्षेत्र है या महाद्वीपों के पश्चिम में पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिम में, ठीक है। थर्ड कंडीशन, इनके लिए ठंडी जलधारा योगदान देती है। तो आज हम जो मरुस्थल पढ़ने वाले हैं उनके माध्यम से ये भी जान लेंगे कि किस महासागर में से कौन सी ठंडी जलधारा आती है और वो किस मरुस्थल के बनने का कार्य करती है। आज उसका भी अध्ययन हम कर लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं किसकी, मरुस्थलों के बनने के कारण देख लिया हमने। 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के अक्षांश में हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो पश्चिम दिशा में, या तो हमारे देशों के पश्चिम में या फिर महाद्वीपों के पश्चिम में। इनके लिए ठंडी जलधारा योगदान देती है। तो आज हम बात करेंगे मरुस्थलों के बारे में, किस महाद्वीप के अंदर कौन से मरुस्थल देखने को मिलते हैं, उनसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये हमने लिख ही लिया कि मरुस्थल 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिम में, और ठंडी जलधारा का इनमें योगदान होता है। ये तीनों कंडीशंस अप्लाई होंगी। पूछ लिया जाएगा मरुस्थल बनने के कारण निम्न में से है या नहीं है, तब ऑप्शन में हमारे पास में तीनों होंगे। कौन से, 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम में पाए जाएंगे, ठंडी जलधारा योगदान देती है। तो ये तीनों को याद रखना। आगे बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा कौन सा महाद्वीप, तो यह है एशिया महाद्वीप। किसका, हमारा। किसका, हमारा। तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों को देखेंगे। किसके को, एशिया महाद्वीप के। वैसे एशिया महाद्वीप में हमें बहुत मरुस्थल और सबसे अधिक नदियाँ, सबसे अधिक अगर कहीं भी देखने को मिलते हैं तो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं हम हमारे भारत से। कहाँ से, भारत से। तो भारत के अंदर देखने को मिलता है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ठीक है। थार का मरुस्थल कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं के मध्य देखने को मिलता है। कौन सा, थार का मरुस्थल। बात करें, ये 100% में से 85% हमारा भारत रखता है और 15% हिस्सा पाकिस्तान रखता है। भारत की बात करें कि 85% में से जो हिस्सा है वो 4 राज्यों के पास है। कौन कौन से, तो वो है हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। किसका हिस्सा रखते हैं, तो थार के मरुस्थल का। थार के मरुस्थल में बनने वाले सर्वाधिक सघन बसा हुआ कोई मरुस्थल है तो थार का मरुस्थल। विश्व का सबसे सघन बसा हुआ मरुस्थल थार का मरुस्थल। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल। कौन सा है, थार का मरुस्थल। तो कहाँ पर स्थित है ये इसकी बात करें तो हम भारत और पाक के मध्य स्थित है। कहाँ पर, भारत प्लस पाक,
ठीक है। भारत कितना रखता है 85% रखता है और पाकिस्तान कितना रखता है 15%। भारत की बात करें तो 4 राज्य इसके अंदर स्थित हैं, कौन से? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। तो ये 4 राज्यों में किसका? तो थार के मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। और किन देशों में? तो भारत, पाकिस्तान के अंदर। विश्व का सबसे सघन बसा हुआ, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल तो कौन सा है? थार का मरुस्थल। आगे बात करते हैं, हमें ईरान के अंदर 2 देखने को मिलते हैं। ईरान के अंदर दस्ते कबीर और दस्ते तुल। ईरान के अंदर हमें 2 मरुस्थल देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? दस्ते कबीर और दस्ते तुल। दोनों कहाँ पर हैं? तो दोनों की बात करें तो कहाँ है? ईरान में, ठीक है। एक और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मंगोलिया और रूस की सीमा पर स्थित है गोबी का मरुस्थल। किसकी पर? चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है किसका? गोबी का मरुस्थल। गोबी के मरुस्थल के बारे में, ये विश्व का सर्वाधिक ठंडा मरुस्थल है। यह सर्वाधिक ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी का मरुस्थल है। क्या है? गोबी का मरुस्थल। कारण क्या है? क्योंकि ऊपर वाला साइबेरिया क्षेत्र है, ठीक है। साइबेरिया से जो भिंड्स आती हैं, पवनें आती हैं, इस वजह से इसका क्षेत्र क्या होता है? हमेशा ठंडा रहता है। तो ये कहाँ का था? तो ये तो था गोबी का मरुस्थल। अब बात करते हैं हम आगे। तो आगे यहाँ पर एक और देखने को मिलता है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर हमें एक और मरुस्थल देखने को मिलता है, उसका नाम है किजुलकुम मरुस्थल। कौन सा? किजुलकुम मरुस्थल। तो किजुलकुम मरुस्थल कहाँ पर मिलता है? तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर देखने को मिलता है। बात करें यहाँ एक और मरुस्थल है काराकोरम मरुस्थल। काराकोरम मरुस्थल ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर स्थित है काराकोरम। किजुलकुम कहाँ है? तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दस्ते कबीर और दस्ते तुल ईरान के अंदर। गोबी का मरुस्थल चीन मंगोल की सीमा पर। और एक है टकला मकान। कौन सा? टकला मकान या टकला मकान कहाँ पर है? चीन के अंदर। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान में। यहाँ एक पर्वतों की श्रृंखला देखने को मिलती है, मरुस्थलों की श्रृंखला देखने को मिलती है। 3 मरुस्थल यहाँ पर एक ही क्रम में बने हुए हैं, या एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित क्रम में बने हुए हैं। उन तीनों को हम संयुक्त रूप से बोल देते हैं अरेबियाई मरुस्थल। कौन से? अरेबियाई मरुस्थल। अरेबियाई मरुस्थलों की बात करें तो अल नाफूद और रवल खली, इन दोनों की बात की जाती है। तो ये दोनों कहाँ पर हैं? तो सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में। और इसकी बात करी जाती है सीरियाई मरुस्थल, तो ये सीरिया के अंदर है। सीरियाई मरुस्थल कहाँ है? तो सीरियाई मरुस्थल है सीरिया के अंदर। सीरियाई मरुस्थल सीरिया के अंदर। अल नाफूद, रवल खली, अल नाफूद दोनों कहाँ पर हैं? सऊदी अरब में। इनको संयुक्त रूप से हम तीनों मरुस्थलों को क्या कह देते हैं? अरेबियाई मरुस्थल। क्या कह देते हैं? अरेबियाई मरुस्थल। याद रखना, सीरियाई मरुस्थल सीरिया के अंदर है, अल नाफूद, रवल खाली कहाँ पर है? तो ये सऊदी अरब में। काराकोरम, किजुलकुम, दस्ते कबीर, दस्ते तुल, थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल और टकला मकान, तो ये सभी मरुस्थल किसके हैं? तो ये हमारे एशिया के हैं। किसके? एशिया महाद्वीप के मरुस्थल हैं, ठीक है। कौन कौन से? दस्ते तुल, दस्ते काबीर कहाँ पर हैं? तो ये दोनों ईरान में। दस्ते तुल, दस्ते काबीर कहाँ हैं? तो ईरान के अंदर। टकला मकान चीन के अंदर। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। बात करें अरेबियाई मरुस्थलों में, सीरियाई मरुस्थल सीरिया के अंदर स्थित है। रवल खाली और अल नाफूद दोनों कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सऊदी अरब में। फिर बात की थी हमने काराकोरम। काराकोरम कहाँ मिलता है? ये मिलता है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। किजुलकुम कहाँ मिलता है? तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये तो किसके थे? एशिया के प्रमुख मरुस्थल। इनका विस्तार आप देख सकते हो 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य हुआ है, ठीक है। किनका? ये मरुस्थलों का, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये वही है, ठीक है। एक बार और नजरें घुमाते चलते हैं। थार का मरुस्थल इंडिया और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इंडिया 85% रखता है और पाकिस्तान 15% अपना हिस्सा रखता है। इंडिया के अंदर 4 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। आगे अर्घ, रेग, हम्मादा, ये तीनों प्रकार का है। अर्घ से तात्पर्य रेतीला मरुस्थल। ऐसा मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल?
रेतीला मरुस्थल, उसको क्या बोल देते हैं? अर्ग। फिर बात करें रेग, रेगो बोल देते हैं हम रेतीला और पथरीला, रेतीला और पथरीला, रेतीला और पथरीला कौन सा हो गया? रेग। बात करें हममादा की, तो हममादा कैसा होता है? चट्टानी। चट्टानी मरुस्थल को क्या बोल देते हैं हम? तो हममादा बोल देते हैं। तो हमारा थार का मरुस्थल है वो अर्ग भी है, रेग भी है और हममादा भी है, यानी रेतीला भी है, रेतीला प्लस पथरीला भी है और चट्टानी भी है। तो तीनों खासियत रखता है कौन सा? हमारा थार का मरुस्थल। बात करें विश्व का सर्वाधिक सघन है, विश्व का सबसे अधिक सघन, यानी विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या कहीं देखने मिलती है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ देखने को मिलती है? तो वो थार के मरुस्थल में। कहाँ पर? थार के मरुस्थल में देखने को मिलती है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता भी कहाँ है? तो विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलती है? तो ये मिलती है हमें थार के मरुस्थल में। विस्तार भारत पाकिस्तान में, 85% इंडिया और 150 यानी 15% कितना कौन रखता है? तो ये रखता है पाकिस्तान। 4 राज्यों में विस्तार है। कैसा है? अर्ग, अर्ग, रेग और हममादा। अब बात करेंगे हम किसकी? अरेबियाई मरुस्थल की। हमने अरेबियाई मरुस्थलों को देख लिया था, ये एक ऐसी श्रृंखला के अंदर है। यहाँ पर सीरियाई मरुस्थल है, ठीक है, यहाँ अलनाफूद और यहाँ पर रावल खली, ठीक है। इन दोनों की बात करते हैं, अलनाफूद, अलनाफूद, रावल खली। अलनाफूद और रावल खली दोनों की स्थिति देखी जाती है तो कहाँ पर है? सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में, ठीक है। और यहाँ पर था कौन सा था? तो यहाँ पर देखने को मिला था सीरियाई मरुस्थल, सीरियाई मरुस्थल। कौन सा था? सीरियाई मरुस्थल। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या नाम दे दिया जाता है? तो अरेबियाई मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है। अरेबियाई मरुस्थल के अंदर कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो अरेबियाई मरुस्थल में सम्मिलित होते हैं हमारे अलनाफूद, रावल खली और हमारा सीरियाई मरुस्थल। सीरियाई मरुस्थल की लोकेशन कहाँ है? तो सीरिया में, और दोनों कहाँ पर हैं? सऊदी अरब में। कौन से? अलनाफूद और रावल खली। अरेबियाई मरुस्थल 3 मरुस्थल से निर्मित है। सीरियाई मरुस्थल सीरिया में है, अलनाफूद मरुस्थल और रावल खली मरुस्थल कहाँ पर है? सऊदी अरब में। बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये है अरेबियाई मरुस्थलों का। आगे बात करते हैं हम ईरान की। किसकी? ईरान में। तो ईरान में हमने 2 देखे थे, दस्ते तुल और दस्ते कबीर, ठीक है। दस्ते तुल और दस्ते कबीर। बस ये याद रखना कि जो तुल है वो उत्तर में है, तुल है वो किस में है? उत्तर में, और जो कबीर है वो है, सॉरी ये है दक्षिण में। कौन सा? तुल वाला किस में है? दक्षिण में, और जो कबीर है वो किस में है? उत्तर में। दस्ते कबीर कौन सा है? आप लोकेशन में भी आप जो दस्ते कबीर है वो कौन सा है? तो वो उत्तरी है। कौन सा है? उत्तरी। और दस्ते तुल है वो कौन सा है? दक्षिणी है, ठीक है। दस्ते तुल कौन सा है? तो दस्ते तुल दक्षिणी है। और दस्ते कबीर कौन सा है? तो दस्ते कबीर उत्तरी है। किजुलकुम मरुस्थल। किजुलकुम मरुस्थल की बात करें तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दोनों की सीमा पर स्थित है। वो कौन सा मरुस्थल है? तो वो है किजुलकुम। किस किस की सीमा पर? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दोनों की सीमा पर स्थित मरुस्थल है। उसको किस नाम से जानते हैं? किजुलकुम मरुस्थल के नाम से। याद रखना, किजुलकुम मरुस्थल में लाल रेत पाई जाती है, लाल रेत पाई जाती है, यानी लाल मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। किसमें? किजुलकुम में। अब ये लाल मिट्टी क्यों बता रहे हो? ये तो सभी में देखने को मिलती है, लेकिन याद रखना एक और मरुस्थल है हमारा, उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। चलो आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है या कौन सी रेत पाई जाती है? लाल। काराकोरम
मैंने कहा था ना काली मिट्टी देखने को मिलती है, तो कैसे काराकोरम और कैसे काली, ठीक है, याद रखना। काराकोरम में हमें कौन सी देखने को मिलती है, तो काली मिट्टी। ये कहाँ है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, इन पर किस सीमा पर स्थित है, कौन सा, काराकोरम मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल। कहाँ पर, तो ये कजाकिस्तान, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान, इन दोनों की सीमा पर स्थित है कौन सा, काराकोरम। काराकोरम में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी। किजलकुम में कौन सी पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, तो वो हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है। टकला मकान की स्थिति कहाँ है, तो चीन के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चीन के अंदर स्थित है। कौन सा, टकला मकान। आगे बात करते हैं गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, गोबी का मरुस्थल। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो है हमारा थार का मरुस्थल। ये मंगोलिया प्लस चीन और यहाँ ये मंगोलिया की स्थिति है, इनकी सीमा पर स्थित है कौन सा, तो यह है गोबी का मरुस्थल। साइबेरिया की ठंडी हवा से प्रभावित होता है और मंगोलों का मूल स्थान है। जो गोबी का मरुस्थल है वो मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। यहाँ साइबेरिया की ओर से, जैसे ये हमारा एशिया महाद्वीप मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा चीन और चीन के ऊपर ये हमारा मंगोल, यहाँ पर है ये टकला मकान, ऊपर है हमारा रूस, कौन सा, रूस, और ये वाला क्षेत्र है साइबेरिया रूस का। ये क्या है, सर्वाधिक सघन या सर्वाधिक ठंडा स्थानों में से है। जब यहाँ से पवनें ठंडी आती हैं तो ये क्या करती हैं, इस रेत को ठंडा कर देती हैं। यहाँ पर जो रेतीला प्रदेश है उसको क्या कर देती हैं, बिल्कुल ठंडा कर देती हैं। इसी वजह से ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल बन जाता है। कारण क्योंकि साइबेरिया से आने वाली पवनें हैं वो ठंडी होती हैं, इस वजह से इसको क्या कर देती हैं, ठंडा कर देती हैं। और जो मंगोल देखने को मिले थे, वो मंगोलों का मूल स्थान कौन सा था, तो यही था, किसका, गोबी का मरुस्थल। गोबी के मरुस्थल से ही मंगोलों का उद्भव माना जाता है। यानी जो मंगोलिया है, वहाँ की मूल प्रजाति है मंगोल, वो कहाँ से इनका उद्भव माना जाता है, तो गोबी के मरुस्थल से। तो ये तो हो गए हमारे किसके, एशिया के मरुस्थल। आगे चलते हैं हम, ठीक है, ये है हमारा अफ्रीका, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहीं देखने को मिलता है तो कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका के अंदर। अब एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझते हुए जाना है, किसको, मरुस्थलों को। तो ये जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा वाला, ये क्या है, ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल क्या है, सहारा मरुस्थल के बारे में, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, सहारा मरुस्थल। इसकी बात करें तो ये 20 डिग्री से 30 डिग्री के ही मध्य है, ठीक है। जलधारा की बात करें, कौन सी जलधारा योगदान देती है, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है कनारी की जलधारा। किसकी, कनारी जलधारा इसको मरुस्थल को बनाने में अहम योगदान निभाती है। विश्व का सबसे बड़ा कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका में। कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका के अंदर स्थित है। कौन सा, तो यह है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। आगे सहारा मरुस्थल जो हमारा अर्जेंटीना का क्षेत्र है, अर्जेंटीना नहीं, ये हमारे जो बोलीविया पराग्वे हैं उनके अंदर स्थित है, ठीक है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है नाबीम मरुस्थल। जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो नाबीम मरुस्थल देखने को मिलता है। नाबीम मरुस्थल में जिस धारा का योगदान है वो है बेंगोला की जलधारा। बेंगोला की, कनारी की कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। बेंगोला की भी कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। तो नाबीम मरुस्थल में किसका योगदान रहता है, तो बेंगोला की ठंडी जलधारा का। एक और देखने को मिलता है हमें नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल। कहाँ पर, कालाहारी मरुस्थल। तो अफ्रीका के 3 मरुस्थल याद रखने हैं, सहारा मरुस्थल, नाबीम मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी और नाबीम मरुस्थल दोनों के बनने में जो जलधारा योगदान देती है वो है बेंगोला की जलधारा। किसकी, बेंगोला की जलधारा। कनारी की जलधारा हमें किसको, सहारा मरुस्थल में या सहारा मरुस्थल के बनने में योगदान देती है। कौन सी, कनारा की जलधारा।
अभी हम किसके पढ़ रहे हैं, तो अफ्रीका के। ये अफ्रीका के मरुस्थल हैं। चलो और जानते हैं इनके बारे में। बात करें सहारा मरुस्थल की, किसकी, सहारा मरुस्थल की, क्योंकि इनको पीपीटी बनाने का उद्देश्य ये होता है कि एक भी पॉइंट हमारा रहे नहीं, ठीक है, कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, क्योंकि एक पॉइंट छूटा और वही अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाना है। तो सहारा मरुस्थल, कौन सा, सहारा मरुस्थल। बात देख ली हमने कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका का जो नॉर्थ पार्ट है, अफ्रीका का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर देखने को मिला था कौन सा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा मरुस्थल। सर्वाधिक जैव विविधता वाला पूछे, थार मरुस्थल। सर्वाधिक ठंडा पूछे तो कौन सा है, गोबी का मरुस्थल। ये अर्ग रेतीला भी है, रेग रेतीला और पथरीला भी है, हम्मादा चट्टानी भी है। यानी जो सहारा मरुस्थल है वो भी क्या है, तीनों प्रकार की विशेषता रखता है, रेग रेतीला, अर्ग पथरीला और रेतीला, हम्मादा चट्टानी। तो ये तीनों प्रकार की विशेषताएं अपने पास रखता है। इसके बनने में कनारी की जो ठंडी जलधारा है उसका योगदान रहता है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ से कनारी की ठंडी जलधारा आई थी। तो कनारी की ठंडी जलधारा का योगदान रहता है किसमें, सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल का है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर बद्दू जनजाति निवास करती है, यहाँ एक जनजाति निवास करती है। पूछ भी लिया जाता है कि सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, तो वो कौन सी मिलती है, तो बद्दू जनजाति देखने को मिलती है। कौन सी, बद्दू जनजाति। वापस सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। इसमें अर्ग, रेग और हम्मादा तीनों प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके निर्माण में कनारी की ठंडी जलधारा का योगदान होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सहारा। आगे बात करते हैं हम नामीबिया मरुस्थल की। कहाँ पर, नामीबिया मरुस्थल का कहाँ पर है, नामीबिया और अंगोला देशों में। नामीबिया और अंगोला देशों के अंदर स्थित है। ठीक है, तो नामीबिया और अंगोला देशों के मध्य स्थित है कौन सा, नामीबिया मरुस्थल। जो बेंगुला की ठंडी जलधारा थी वो इसके निर्माण में भी योगदान देती है। बेंगुला की ठंडी जलधारा क्या है, इसके निर्माण में भी योगदान देती है। यहाँ पर खोई जनजाति पाई जाती है। कौन सी, खोई। और बद्दू कहाँ पाई जाती है, तो सहारा मरुस्थल में। यहाँ पर आकर के क्या हो जाते हैं, नामीबिया में खो जाती हैं। तो कौन सी जनजाति, खोई जनजाति। कौन सी जनजाति, खोई जनजाति देखने को मिलती है। बेंगुला की ठंडी जलधारा हो गई हमारी, खोई जनजाति हो गई, नामीबिया और अंगोला के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल। तो ये जो हमारी अफ्रीका थी यहाँ पर देखने को मिला था वो कौन सा था, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया और बोत्सवाना, नामीबिया और बोत्सवाना के अंदर कौन सा स्थित है, तो ये स्थित है कालाहारी। बेंगुला की ठंडी जलधारा हमने पहले ही देख ली थी, दोनों के लिए योगदान देती है। यहाँ सहारा मरुस्थल था। आगे यहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है। यहाँ कौन सी पाई जाती है, बुशमैन। कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन। यहाँ कौन सी पाई जाती है, बद्दू। बद्दू किस में पाई जाती है, सहारा में। ये था नामीबिया का मरुस्थल। ठीक है, कौन सा, तो नामीबिया में क्या हो गई, तो खोई जनजाति। खोई जनजाति। बात करें इसकी तो इसका विस्तार किस किस में था, तो नामीबिया में, नामीबिया प्लस अंगोला, प्लस अंगोला। और बात करें इसकी तो ये नामीबिया और बोत्सवाना में है। कौन सा, तो वो है कौन सा मरुस्थल, कालाहारी। कालाहारी में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन। काला कैसा है, बुश है। ठीक है, आगे याद रखना बंधु जनजाति सहारा मरुस्थल में देखने को मिलती है। नामीबिया और अंगोला में इसका विस्तार देखने को मिलता है। सॉरी, ये तो नामीबिया मरुस्थल का है, नामीबिया और अंगोला। सहारा मरुस्थल तो यहाँ के 11 जो देश हैं उसके अंदर विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पर बात करें हम नामीबिया मरुस्थल, तो ये किसकी बात करी थी हमने, तो ये दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थलों की बात कर ली थी। कौन कौन से देखने को मिलते हैं, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और नामीबिया का मरुस्थल। कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो हमें अफ्रीका के अंदर देखने को मिलते हैं।
आगे चलते हैं हम। आगे यह है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप से एक ही फैक्ट बनता है कि यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थलों का विस्तार नहीं है। यूरोप महाद्वीप से क्या है कि यूरोप और अंटार्कटिका, यूरोप और अंटार्कटिका दोनों ऐसे महाद्वीप हैं जिनके अंदर क्या है, इनके अंदर एक भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यूरोप में कोई नहीं है। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा, तो आगे हमारा है उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अब तो छोटे छोटे एक एक दो दो मरुस्थल हैं, उनका हमें अध्ययन करते हुए चलना है। तो उत्तरी अमेरिका में हमें देखने को मिलता है पहला तो मोजाबे मरुस्थल और सोनाराव मरुस्थल। कौन सा? मोजाबे मरुस्थल और सोनाराव का मरुस्थल कहाँ देखने को मिलते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके बनने का जो कारण है वो कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा है। कौन सी? कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा इसके बनने के प्रमुख कारण है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो मोजाबे मरुस्थल और सोनाराव मरुस्थल। मोजाबे मरुस्थल की बात करें तो ये यूएसए के अंदर है, और जो सोनाराव मरुस्थल है वो ये हमारा मैक्सिको है। तो मैक्सिको और यूएसए के मध्य है कौन सा? सोनाराव मरुस्थल। और जबकि मोजाबे किस में है? तो मोजाबे यूएसए के अंदर स्थित है। इसके बनने के पीछे कारण क्या है? तो जो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। आगे सोनाराव व मोजाबे मरुस्थल निर्माण में कैलिफोर्नियम की जलधारा का योगदान रहता है। मोजाम्बे यूएसए के अंदर है और सोनाराव यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। अब बात करते हैं हम दक्षिण अमेरिका की। किसकी? दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल। कौन सा बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, और इसी में एक देखने को मिलती है चुक्किक माता। चुक्किक माता किस में देखने को मिलती है? तो ये वाला क्षेत्र है वो पूरा किसका है? तो ये अर्जेंटीना का है। किसका? अर्जेंटीना का। तो यहाँ पे चुक्किक माता है जिसे विश्व की तांबा राजधानी कहते हैं। तांबा राजधानी। तो विश्व की तांबा राजधानी किसे कहते हैं? विश्व की तांबा राजधानी कहते हैं चुक्किक माता को, क्योंकि यहाँ तांबे का सर्वाधिक उत्खनन या खनन किया जाता है। सर्वाधिक तांबा कहाँ पर उपलब्ध है? तो आटाकामा मरुस्थल में चुक्किक माता की खानों में। ठीक है, तो ये कौन सा मरुस्थल हो गया हमारा? तो ये हो गया आटाकामा मरुस्थल। यहाँ विश्व का जो सबसे शुष्कतम स्थान था पहले, ठीक है, अरिका, अब वर्तमान में नहीं है, कैलिफोर्निया प्रांत का है अब वर्तमान के अंदर सबसे शुष्क स्थान। तो पहले ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान माना जाता था अरिका। विश्व का सबसे शुष्क स्थान माना जाता था कौन सा? अरिका। और अरिका कहाँ स्थित था? तो अरिका था आटाकामा मरुस्थल में। अब इसके जो आटाकामा मरुस्थल है उसके बनने के पीछे किस जलधारा का योगदान है? तो जो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है उसका योगदान है किसको बनाने में? तो आटाकामा मरुस्थल को बनाने में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करें हम किसकी? तो ये क्या है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। चुक्किक माता की क्या है? विश्व की तांबा राजधानी है। विश्व की तांबा राजधानी है कौन सी? चुक्किक माता। आगे बात करें हम पेंटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा? पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल भी कहाँ पर देखने को मिलता है? तो हमें ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में दो देखने को मिलते हैं, आटाकामा मरुस्थल और हमें पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब बात करते हैं हम आटाकामा मरुस्थल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आटाकामा मरुस्थल ये चिली देश में है। किस देश में है? चिली देश में। सॉरी मैंने अर्जेंटीना बोल दिया हो तो, क्योंकि नाम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस देश में है? तो चिली देश में है। किस में? चिली देश में। इसमें खान थी कौन सी थी? चुक्किक माता की खान। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा से इसका क्या होता है? निर्माण होता है।
नाइट्रेट के भंडार उपस्थित हैं और विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका स्थित है। विश्व के जो नाइट्रेट के भंडार हैं जहाँ पर, क्योंकि लाखों करोड़ों चिड़िया रहती हैं जो अपने मलमूत्र से यहाँ पर उनका जमाव रहता है और वो जमाव बहुत वर्षों तक जमा रहता है, तो उससे क्या नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है और नाइट्रेट का उत्पादन जो उर्वरक निर्माण है उसके अंदर किया जाता है। तो याद रखना, विश्व में सर्वाधिक नाइट्रेट के भंडार भी उपस्थित कहाँ पर मिलते हैं, तो आटाकामा मरुस्थल में। नाइट्रेट के भंडार कैसे मिलते हैं कि जो चिड़िया हैं, जो चिड़िया लाखों करोड़ों चिड़िया यहाँ पर रहती हैं और चिड़िया क्या करती हैं, ये अपने मलमूत्र का त्याग करती हैं और इस मलमूत्र से क्या निकाला जाता है, तो नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है। और नाइट्रेट किस काम आता है, तो नाइट्रेट आता है उर्वरक बनाने के काम। ठीक है, और ये शुष्कतम स्थान कौन सा है, अरिका। आगे बात करें पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पर, अर्जेंटीना देश में स्थित है। यहाँ पर एक ऊँट देखने को मिलता है, लांबा ऊँट। लांबा ऊँट की प्रजाति कहाँ देखने को मिलती है, तो पेंटागोनिया मरुस्थल में। ठीक है, यहाँ चुक्की माता विश्व की तावा राजधानी जिसे बोलते हैं वो पेंटागोनिया मरुस्थल के अंदर स्थित है। तो ये तो हो गए हमारे किसके, दक्षिण अमेरिका के। अब बात करते हैं हम किसके, ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे खासे देखने को नहीं मिलते, पर हमें याद रखना है कि कौन कौन से मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण क्रम में मरुस्थलों की श्रृंखला देखने को मिलती है। सबसे पहला मिलता है तनामी मरुस्थल, दूसरा ग्रेट सैंडी मरुस्थल और तीसरा गिब्सन। और यहाँ वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, तो इस ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में दो खाने हैं, एक तो काल गुरडी और एक काल गुरली। दोनों ही किसकी खाने हैं, तो दोनों सोने की खान है, सोने की खान है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी, कुलगार्डी और काल गुरली। किस मरुस्थल में, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में। इसको बनने के पीछे कौन सा कारण है, तो जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से धारा जाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, वो इन मरुस्थलों के निर्माण में योगदान देती है। ठीक है, कौन कौन से, पहला उत्तर से दक्षिण क्रम में कभी पूछ ले जमाने के लिए, तो याद रखना तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। दक्षिण से ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सैंडी और तनामी। तो ये कौन से हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। आगे बात करें ग्रेट विक्टोरिया, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। दो सोने की खान है, काल गुरडी और काल गुरली। सोने की खान है, काल गुरडी और काल गुरली। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा का योगदान है इसको क्या करने में, इसको मरुस्थलों का निर्माण करने में। ठीक है, तो ये काल गुरडी और काल गुरली, ये कौन सा मरुस्थल हो गया, तो ये हो गया हमारा कौन सा मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। आगे बात करते हैं गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल है वो रेड कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, रेड कंगारू यहाँ देखने को मिलते हैं, किसमें, गिब्सन मरुस्थल में। हालांकि हम ऑस्ट्रेलिया को ही कंगारुओं का देश कह देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त रूप से क्या कह देते हैं, कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश। ठीक है, तो कंगारू कहाँ देखने को मिलते हैं, तो गिब्सन मरुस्थल में। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है जो इसके योगदान देती है। ग्रेट सैंडी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे। जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे वो कौन थे, आर्बोजिन्स। कौन से थे, आर्बोजिन्स। उनका मूल स्थान माना जाता है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल से आर्बोजिन्स जो कि क्या हैं, जो हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। कौन है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन है, आर्बोजिन्स। इनको क्या माना जाता है, तो इनका मूल स्थान कौन सा माना जाता है, ग्रेट सैंडी को। आगे बात करते हैं तनामी मरुस्थल। तो क्योटी सोने की खान स्थित है। क्योटी एक सोने की खान है, किस में स्थित है, तनामी में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उत्तर से दक्षिण क्रम में 4 मरुस्थल उपस्थित हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा इनके निर्माण में योगदान देख लिए। ठीक है, हमने देख लिया था कौन से, तनामी, गिब्सन। चलो एक और पेज में देख लेते हैं। तनामी, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया में काल गुरडी और काल गुरली क्या देखने को मिलता है, तो हमें ये सोने की खाने देखने को मिलती हैं। सोने की खाने हमें देखने को मिलती हैं। कौन सी, काल गुरडी है, काल गुरली और काल गुरडी।
दोनों के नाम एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलती हैं और ये 4 मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। आगे ये अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलता। अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या होता है, कोई भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलता। तो बात करें हम यूरोप प्लस अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों में क्या होता है, कोई भी मरुस्थल नहीं है। कौन कौन से में, तो ये यूरोप में और अंटार्कटिका में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। तो ये आज हमने जिन महाद्वीपों के अंदर मरुस्थल पाए जाते हैं उन महाद्वीपों के मरुस्थलों के बारे में जान लिया। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा था विश्व के मरुस्थल। विश्व के मरुस्थल किससे, तो 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य इनका विकास होता है। 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य इनका विकास होता है। बात की थी इनकी ठंडी जल धाराओं को इनके बनने में निर्माण योगदान देती है, ठंडी जल धारा, ठीक है। उसके बाद बात की थी कि ये क्या है, ये महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के किधर देखने को मिलेंगे, पश्चिमी क्षेत्र में। ये तीनों कंडीशंस किसके लिए अलाउ हुए हैं, तो वो मरुस्थल के निर्माण के लिए सहायक है, ठीक है। आगे हाँ, तो इससे 20 से 30 के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी जलधारा। आगे बात की थी हमने सबसे पहले एशिया की। किसकी बात की थी, एशिया की। तो एशिया के संबंध में हमने क्या बात की थी कि काराकोरम, किजुलकुम, दस्ते कबीर, दस्ते तुल, थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, टकला मकान, सीरियाई, अलनाफूद और रवल खली, ये सभी मरुस्थल कहाँ थे, तो ये एशिया के अंदर देखने को मिलते। काराकोरम की बात करें तो ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में था। किजुलकुम की बात करें तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में था, ठीक है। दस्ते कबीर और दस्ते तुल दोनों ईरान के अंदर स्थित थे। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित था। मंगोलों का मूल स्थान माना जाता है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। टकला मकान की बात करें तो चीन का मरुस्थल है, ठीक है। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में 15% है, भारत के अंदर 85% है। भारत के 4 राज्य इसके अंदर स्थित हैं। विश्व का सबसे सघन, सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कोई है तो वो कौन सा है, थार का मरुस्थल। अरेबियाई मरुस्थलों की एक श्रृंखला है जिसके अंदर 3 मरुस्थल देखने को मिलते हैं, सीरियाई, अलनाफूद और रवल खली। अलनाफूद और रवल खली दोनों हमें सऊदी अरब में देखने को मिलते हैं, जबकि सीरियाई मरुस्थल सीरिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे और दौरा से चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इंडिया 85% रखता है, पाकिस्तान 15% रखता है। इंडिया के 4 राज्यों हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। अर्ग, रेग, हमादा। हमादा चट्टानी, रेग पथरीला और रेतीला। अर्ग, रेतीला, ये तीनों रखता है, ठीक है। सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक सघन है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है कौन सा, थार का मरुस्थल। आगे बात की थी अरेबियाई मरुस्थल में 3 मरुस्थलों से निर्मित है। सीरियाई मरुस्थल सीरिया के अंदर है, अलनाफूद मरुस्थल, रवल खाली मरुस्थल, दोनों कहाँ हैं, सऊदी अरब में। आगे बात की थी ईरान। तो ईरान के अंदर हमें दक्षिण में देखने को मिला था तुल, ठीक है, और उत्तर में देखने को मिला था कबीर। यानी कि दस्ते कबीर किस में, तो उत्तर, दस्ते कबीर उत्तर में और दस्ते तुल किस में है, तो दक्षिण में। तुल कबीर याद रखना, कबीर जी तो किस क्षेत्र में है, तो उत्तर वाले में, और तुल वाले कौन से में है, तुल है दक्षिण में। कौन से में है, दक्षिण में। फिर बात की थी किजुलकुम मरुस्थल की। किजुलकुम मरुस्थल कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है और लाल रेत पाई जाती है। कौन सी रेत पाई जाती है, लाल रेत पाई जाती है। काराकोरम मरुस्थल की बात करें तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है और काली रेत पाई जाती है। कौन सी रेत पाई जाती है, काली रेत पाई जाती है। टकला मकान की बात करें तो चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चीन के अंदर। कौन सा, टकला मकान। गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल किस किस के मध्य है, मंगोलिया और चीन की सीमा के। साइबेरिया से ठंडी पवनें आती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की जो रेत होती है, ये रेतीला प्रदेश है, वो ठंडा हो जाता है। तो इस वजह से क्या है, ये ठंडा मरुस्थल है। मंगोलों का मूल स्थान माना जाता है कौन सा, तो गोबी का मरुस्थल। आगे बात की थी हमने किसकी, अफ्रीका की। तो अफ्रीका में हमें देखने को मिला था यहाँ पर सारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, नाबी मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। ये 3 मरुस्थल कहाँ देखने को मिले, अफ्रीका के अंदर। इनकी बात करें, जो नाबी मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल है, इनके निर्माण में बेंगुला की जलधारा का योगदान होता है।
जबकि जो सहारा का मरुस्थल है उसके लिए कनारी की जलधारा योगदान देती है। आगे हमने देखा था सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये अर्ग रेतीला और पथरीला, हममादा चट्टानी और कनारा की ठंडी जलधारा का योगदान देती है। और यहाँ पे एक जनजाति देखने को मिलती है बुद्धू जनजाति या बद्दू जनजाति। नाभी मरुस्थल की बात की थी तो नामीबिया और अंगोला देशों के मध्य विस्तृत है। कौन सा? नाभी मरुस्थल। इसमें बेंगुला की ठंडी जलधारा योगदान देती है और खोई जनजाति देखने को मिलती है। आगे बात करें कालाहारी मरुस्थल, ये दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया और बोत्सवाना में है। दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया और बोत्सवाना में है और बेंगुला की ठंडी जलधारा योगदान देती है। यहाँ पर बुशमैन जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, यूरोप में कोई भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलता। आगे देखा था हमने यूएसए में, यानी कि उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के यूएसए में देखा था। यूएसए में हमने कौन सा मरुस्थल देखा था? तो सोनाराब का मरुस्थल, मोजाबी का मरुस्थल और सोनाराब का मरुस्थल किसमें था? यूएसए और मैक्सिको के मध्य स्थित था। इसके लिए जो जलधारा योगदान देती है वो कौन सी है? तो वो है कैलिफोर्निया की जलधारा। किसकी जलधारा? कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, तो ये सोनाराब मोजाबे का मरुस्थल कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा योगदान देती है। मोजा में यूएसए में, सोनाराब यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर है। फिर बात की थी हमने किसकी? तो फिर बात की थी हमने हमारे दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में हमने देखा था कि आटाकामा का मरुस्थल है। आटाकामा के मरुस्थल में चुक्की माता एक तांबे की खान है जो विश्व की तांबे की राजधानी के नाम से जानी जाती है। अरिका जो अटाकामा का मरुस्थल था वो शुष्क, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान माना जाता था। इनके निर्माण में जो जलधारा योगदान देती है वो कौन सी है? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। एक और देखा था पेंटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा? पेंटागोनिया का मरुस्थल। कहाँ पर? तो ये भी कहाँ देखा था? दक्षिण अमेरिका में। आटाकामा चिली देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? चिली देश में। पेरू हम्बोल्ट की जलधारा क्या देती है? ठंडा योगदान। नाइट्रेट के भंडार देख ले, चिड़ियाओं के मलमूत्र से क्या बन जाते हैं? नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। इनसे क्या बनाया जाता है? तो इनसे हमें उर्वरक बनाए जाते हैं। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका, लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में कैलिफोर्निया राज्य प्रांत का क्षेत्र है। पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना देश में। यहाँ लांबा ऊँट की प्रजाति देखने को मिलती है। चुक्की माता के बारे में बात कर ली, विश्व की तांबा राजधानी। फिर बात की थी ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में देखे थे हमने तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, यानी उत्तर से दक्षिण क्रम में हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 मरुस्थल देखने को मिलते हैं। पहला तनामी, फिर ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। वापस कौन से? तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के 4 जो मरुस्थल हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। याद रखना विक्टोरिया में 2 खाने हैं, काल गुरडी और काल गुरली। ठीक है, दोनों किसकी खाने हैं? दोनों सोने की खाने हैं। किसकी खाने? सोने की खाने हैं। और इनके जो मरुस्थल के बनने में निर्माण करती है वो कौन सी जलधारा है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। किसकी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। ठीक है, ये हो गए ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। इसके बाद इनकी थोड़ी और चर्चा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सोने की खान है, काल गुरडी और काल गुरली। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा इनके बनने में योगदान देती है। गिब्सन रेड कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध है, या रेड कंगारू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के द्वारा निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं वो कौन से हैं? आर्बोजिन्स। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन है? आर्बोजिन्स। ठीक है, उनका मूल स्थान कौन सा है? तो ग्रेट सैंडी से। आगे है तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल में हमें क्योटी सोने की खान देखने को मिलती है। ठीक है, ये यूएसए के उत्तर से दक्षिण क्रम में 4 मरुस्थल उपस्थित हैं और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा इनके निर्माण में योगदान देती है। ठीक है, और इसके बाद बात की थी अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में देखा था हमने, यहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं मिलता। तो यूरोप और अंटार्कटिका दोनों महाद्वीप ऐसे हैं, यहाँ पर मरुस्थल नहीं मिलता, क्योंकि ये क्या है कि ये 20 से 30 डिग्री से ये अंटार्कटिका वाला नीचे है। इसका विस्तार तो हमें 66.5 डिग्री से देखने को मिलता है। और इधर यूरोप भी ये 30 डिग्री से ऊपर देखने को इसका विस्तार मिलता है। इस वजह से क्या है, यहाँ पर मरुस्थल नहीं पाए जाते। तो कंडीशंस याद रखना, 20 से 30 डिग्री, और क्या है जो एशियाओं के महाद्वीपों के पश्चिम में देखने को मिलते हैं। इनकी ठंडी जलधारा है जो इनके योगदान बनने में योगदान करती है। तो आज हमने जाना था किनको? मरुस्थलों को।
इससे पहले की कक्षा में हमने पर्वतों का अध्ययन कर लिया। तो उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे पसंद आ रही होगी। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें, क्योंकि इससे वो भी अपनी तैयारी का आनंद ले सकें। पहले हमने विस्तृत महाद्वीपों पर चर्चा कर ली, एक एक महाद्वीप के बारे में सभी जान लिया। अब हम एक एक बिंदु को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस महाद्वीप में कौन से पर्वत मरुस्थल थे, क्योंकि उस टाइम हमने जब अध्ययन किया था तो पर्वत और नदी घाटियाँ सब मिक्स हो गई थी आपस में। अब उनको हम अलग कर रहे हैं। अब पर्वत अलग कर दिए, आज हमने मरुस्थल अलग कर दिए। कल किसी एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें।